नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा पर निकल गए हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जनता से भी मिलकर के 25 की नब्ज को टटोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पटना में आज एक बड़ी गतिविधि हुई। गतिविधि ये थी कि पटना में जदयू ने एक सबसे बड़ी मीटिंग बुला ली। दरअसल इस मीटिंग के पीछे की वजह क्या थी और अचानक से इस मीटिंग को बुलाने के पीछे की मंशा क्या है, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार भले ही इस मीटिंग में ना पहुंचे हों, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले यानी कि बीते रविवार की शाम जो है नीतीश कुमार जदयू ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर तैयारियों का जायजा लेते हैं, क्योंकि अब संजय झा एक तरीके से कहें कि नीतीश कुमार का पूरा कामकाज दिख रहे हैं संगठन के अंदर में। वो प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी के, तो उनके ही नेतृत्व में ये पूरी बैठक थी और उस बैठक में लगभग जदयू की जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबको उस मीटिंग में तलब किया गया। तो वहाँ पे थोड़ा हंगामा भी हुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जदयू में टूट हो जाएगी। उस सबको समझाएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन असल मुद्दा यह है कि आखिर एक तरफ जहां नीतीश कुमार ताबड़तोड़ 15 अगस्त के बाद से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के वहां पर योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव में जब बिहार में करीब साल भर से ज़्यादा का वक्त है, तो अंदर खाने से एक कहें कि इतनी बड़ी मीटिंग जदयू ने बुलाई क्यों और इस मीटिंग का मकसद क्या है। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिन भर उस मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे। 6 घंटे की मीटिंग होती है देवांशु जी, और एक तरफ तेजस्वी यादव बाहर हैं, नीतीश कुमार खुद लगातार दौरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम जदयू नेताओं को बिहार भर के बुलाया गया पटना में और 6 घंटे की एक मैराथन मीटिंग हुई। हुआ क्या उस मीटिंग में, अंदर क्या चल रहा था? देखिए, हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे रोहित, लेकिन नीतीश कुमार बीते एक महीने में जिस तरीके से तेजी से दौड़ रहे हैं, एक महीने में 15 दफ़ा जो है वो उनका कार्यक्रम जो है वो बाहर लग चुका था है। और कल मीटिंग आज हुई और कल नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू कार्यालय अचानक पहुंचते हैं। तस्वीरें हम आपको पेश कर रहे हैं, जहां पर आपको अशोक चौधरी उनके साथ नजर आ रहे हैं और संजय झा जो है वो नजर आ रही है। जेडीयू कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक नीतीश कुमार जो है रैंडम जो है नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंच गए और एक तरह से कह सकते हैं कि औचक निरीक्षण इसे आप कह सकते हैं, और पार्टी नेताओं से बातचीत गपशप जो है वो नीतीश कुमार ने किया। ये जो आज की मीटिंग थी रोहित, वो प्रस्तावित थी एक हफ्ते पहले प्रस्तावित थी। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो है वो संजय झा की एक नई टीम बनी, और ये टीम जो है सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों भर नहीं, प्रमंडल के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, सब कुछ जो है ना अदला बदली, जहाँ नए लोगों को लगाना था वहाँ नए लोगों को लगाया गया, और जहाँ पुराने लोगों को दूसरे कामों में शिफ्ट करना था, तो संगठन का काम जो है वो विस्तार से जेडीयू के अंदर जो है फेरबदल किया गया। और आज संजय झा जो है अपने जो टीम है, अपनी जो टीम है पूरे बिहार भर में सबको पटना बुलाते हैं और 6 घंटे की मीटिंग जो है वो करते हैं। जब हमने और इस मीटिंग में कई आला नेताओं का जो है वो भाषण भी होता है। वशिष्ठ नारायण जो है इस मीटिंग में जो है वो भाषण देते हैं और नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उनका भी भाषण जो है वो होता है। तो और जो जिले से कार्यकर्ता आए थे उन्हें भी बोलने का मौका दिया गया। जो कुछ भी कमियां हैं उनको एक तरह से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष जो है उन्होंने जो है वो बताएंगी। और ये आप कह सकते हैं कि आज से जेडीयू जो है वो एक तरह से चुनावी बिगुल की तैयारी जो है चुनावी तैयारी में जुट गई है। और कहा गया है, स्पष्ट मैसेज है संजय झा का कि उनका पूरा फोकस जो है ना वो ग्रामीण वोट बैंक के पर है। और जेडीयू ने अपने जो भी नेता पदाधिकारी हैं उनसे कह दिया है कि आप गांव में जाइए, गांव के लोगों से कनेक्ट कीजिए और ग्रामीणों के बीच में ही जो है वो रहिए और सरकारी योजनाओं का जिक्र कीजिए और बताइए कि सीएम नीतीश कुमार ने जो है वो क्या क्या किया है। और पैम्पलेट के माध्यम से जो है वो सभी जो पदाधिकारी हैं उन्हें जल्द ही मुहैया करवा दिया जाएगा, क्योंकि कई जैसे कि मुसलमानों की अगर बात आती है तो सबसे पहले जेडीयू की तरफ से यही कहा जाता है कि पूरे बिहार भर में नीतीश कुमार ने 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। उसी तरीके से जो तमाम योजनाएं हैं जो सरलतम तरीके से लोगों को समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है, गिनाई जा सकती है, तमाम योजनाओं का जिक्र कीजिए। वो कुछ इसी तरीके का पैटर्न जो है ना वो बीजेपी में भी चल रहा है। बीजेपी के विधायकों को कह दिया गया है कि आप गाँव में ही रहिए, पटना में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप कभी भी विधायकों को फ़ोन कीजिएगा तो आपको विधायक जो है वो पटना में
अवेलेबल नहीं दिखेंगे। तो एनडीए जो है वो चुनावी मोड में आ चुकी है। नीतीश कुमार तो 1-1.5 महीना पहले ही आ चुके थे, अपने कामों का बाइंड अप कर रहे थे और जायजा ले रहे थे, और जो काम अधूरे रह गए उन्हें अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि जल्दी जल्दी जो है वो खत्म कीजिए। और अब उनकी पार्टी जो है वो फुल चुनावी मोड में जो है वो आ चुकी है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जो है रोहित, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन इस सवाल मेरा आपसे ये होगा, हम तेजस्वी यादव पे जिक्र करेंगे, लेकिन ये जो जल्दी में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चुनाव 1 साल बाद नहीं होना है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव 4-5 महीने बाद होना। आप ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना नहीं है, लेकिन ये जो मूवमेंट जो हो रहा है उससे आप क्या मतलब कि रीड कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, या जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो यही चर्चा है देवांशु की नीतीश कुमार की शानदार विदाई देने की तैयारी चल रही है। दरअसल हुआ यह है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है कि चुनाव फिर उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, और नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव होने जा रहा है विधानसभा के तौर पर, जो बिहार में वो 25वें चुनाव लड़ेंगे। अब क्योंकि नीतीश कुमार 2005 में पहले सत्ता में आए और उसके बाद आते आते रह गए, राष्ट्रपति शासन लगा बिहार के अंदर में, उसके बाद फिर से 6 महीने के अंदर चुनाव हुए बिहार में, और नीतीश कुमार और एनडीए बीजेपी के साथ में जो है सरकार बनी, और वहाँ पर सुशील मोदी के साथ वो उनकी ट्यूनिंग बैठती है। 10 में नीतीश कुमार ने अपने 5 साल के काम को इस लेवल पर रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि यही मूवमेंट था, कुछ इसी तरीके के एक्शंस थे, इसी तरीके का मूवमेंट था। देखिए, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके बताऊंगा कि कैसे उस चुनाव में 22 सीट सिमट गई, और 10 का जब चुनाव हुआ तो नतीजे ऐसे थे जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मतलब 243 सीट में से लगभग 2/3 सीटों से ज़्यादा पर जो है एनडीए की जीत हुई, और वो नीतीश कुमार का काम बोल रहा था। बिहार के लोगों को, क्योंकि जंगल राज की जब बात हो रही थी और जब बिहार निकला था, तो पहले तो 2005 में लोगों को लगा कि पता नहीं एक सरकार काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन सड़कें, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार ने फोकस किया, और 10 के नतीजे सबके सामने थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, एक प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम सामने आ जाता है। उसके बाद एनडीए में टूट हो जाती है, नीतीश कुमार अलग होते हैं, लेकिन एक बार वो मैजिक चलता है 15 में भी, और उस वक्त नारा होता है फिर से नीतीश। हाँ, उस वक्त आरजेडी क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आई थी, जो पार्टी 22 पर आ गई थी 10 के चुनाव में, वो 15 पर 80 पे आ गई। और ये आश्चर्य था देवांशु, जब आंकड़े आप देखेंगे तो 2015 में जदयू 71 सीट पर थी, और उससे भी बड़ी पार्टी उस वक्त भी आरजेडी बनी थी, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी ने सार्वजनिक मंच से कहा था, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहली बार जो है, मतलब उन्होंने बतौर मंत्री विधायक उन्होंने शपथ ली, और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। सरकार बहुत चली नहीं, 17 में ही नीतीश कुमार अलग हो गए। उसके बाद फिर से नीतीश कुमार और सुशील मोदी के साथ आ गए, सरकार फिर चली। 20 के चुनाव जो थे वो नीतीश कुमार के लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक था, क्योंकि चिराग पासवान के बागी सुर या जो तेवर थे उस वक्त के, या बीजेपी के बी टीम के तौर पे जो जिस तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को, आप देखेंगे कि 115 विधायकों वाली पार्टी जो 2010 में हुई थी, 71 विधायक जिनके 2015 में हुए, और उनको 2020 के चुनाव में वो आ गई 43 सीट पर। अब आप कल्पना करिए कि स्क्रीन ग्राफिक्स हम चला भी रहे हैं रोहित। तो जदयू चुनाव लड़ती 115 सीटों पर और 43 में जीत करके आती है, और वो पार्टी जो कि नंबर 1 पर थी 2005 में, 10 में, नंबर 2 पर थी 2015 के चुनाव में, वो 20 के चुनाव में आते आते ना, कि चौथा चुनाव नीतीश कुमार का आप कह लीजिए, उस चुनाव में ये नंबर 3 पे आ जाती है, और बीजेपी और आरजेडी ने कमाल किया बिहार में, और उसके पीछे चिराग पासवान थे। क्योंकि अब अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार बीजेपी का कुनबा हो, जिसमें सम्राट चौधरी जैसे नेता भी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मुरेठा तक बांधा, सरकार में डिप्टी सीएम की हैसियत से बैठे हुए हैं। आपको विजय सिन्हा स्पीकर रहे नीतीश कुमार से, उनकी खूब उनके झगड़े या फिर बहसा बहसी सदन के अंदर बाहर सब जगह देखने को मिली, और बाद में क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में वो भी डिप्टी सीएम है, तो अब पूरी एनडीए इसी तैयारी में लगी हुई है कि देखिए आरजेडी का जो वोट शेयर है देवांशु, समझना है कि वो गांव में है। तेजस्वी यादव भी गांव में के कार्यकर्ताओं से फिलहाल मिल रहे हैं, सब अलग अलग जिलों में पहुंच करके। तो नीतीश कुमार का जो मूल वोट बैंक है, जो महिलाओं का वोट बैंक है, जो पंचपौनिया जो वोटर्स कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो उनकी अपनी जाति इंटैक्ट है ही, वैश्य जाति और अग्रणी जातियां बीजेपी की वजह से साथ में आएंगी, ये भी तय है। तो महिलाओं तक, गांव के लोगों तक, जहां पर सरकार की योजनाओं की पहुंच है,
उन लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ तक ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश है कि देखिए नीतीश कुमार इतना काम किया, बचे हुए काम कर रहे हैं। और एक तरीके से कहें कि नीतीश कुमार की विदाई, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल सबसे शानदार रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट, भले ही दल कोई भी साथ में उनके हो, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है बिहार के, तो नीतीश कुमार की विदाई शानदार हो। और ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर बिहार बीजेपी भी चाहती होगी संभवतः, और यही वजह है कि इस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। मतलब कि 2020 में एनडीए चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएं और नीतीश कुमार जो है वो सीएम बने, लेकिन इस तरीके से, इस मजबूती के साथ बने कि याद रखा जाए एक शानदार तरीके से, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और यही होगा। और देखिए कुछ बयान है, उसको हम कोट करते हैं। हाँ। बयान संजय झा का है। आप जब उनको बनाया गया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि हम 2010 से भी शानदार परफॉर्म करेंगे। हाँ। तो कुछ तो कैलकुलेशन होगा, टारगेट था उनका। हाँ। बीजेपी ने भी वही कहा। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं झारखंड बीते दिनों, वंदे भारत, हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए जमशेदपुर में, और वहां से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं झारखंड के 3 दुश्मन हैं। उनका फोकस झारखंड के चुनाव में भी और बिहार पर भी, और आरजेडी का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार में चुनावी माहौल बन रहा है। बिहार, क्योंकि आप भले ही यहाँ पर बहुत चीज़ें कहने को ना हो लोगों के लिए कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, बहुत पलायन, बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी से चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन बिहार बहुत जागृत राज्य है राजनीति के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर जो जीतता है वो केंद्र की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार की भूमिका किसी छिपी नहीं है। जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसमें नीतीश कुमार का रोल बहुत अहम है चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ। तो बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के बगैर यहाँ पे कुछ करना संभव नहीं है। डबल इंजन की सरकार अगर कंटिन्यू रखनी है तो दोनों जो हैं ये एफर्ट लगा रहे हैं, और कोशिश यही है कि 200 पार जाएं, जिस तरह का 10 में नतीजा था। और मुझे लगता है कि अगर जो गणित अभी फिलहाल है, अगर सीटों का तालमेल सही से होता है, तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि चिराग पासवान भी हैं फिलहाल, उपेंद्र कुशवाहा को भेजने की जरूरत क्या थी एनडीए को, लेकिन बस भेजा गया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि ये वोट बैंक खिसका था लोकसभा में। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि 200 पार। हाँ। 200 पार रोहित, हम थोड़ा सा ये वीडियो के आखिरी में है, और ये होगा कैसे, देखिए होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन रणनीति तो भाई साहब बन रही है एनडीए के अंदर कि 2025 में 200 के पार जो है वो बिहार में सीटें चाहिए। तेजस्वी यादव फिलहाल 75 विधायकों वाली पार्टी है उनकी आरजेडी, लेकिन होगा कैसे? तो देखिए पहले हम चलते, थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स दिखा देते जल्दी में। 2020 के आंकड़े जो है हम रख रहे हैं। जेडीयू जो है वो 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 43 सीटें आई थी। बीजेपी 110 पे लड़ती है, 74 सीटें आती है। बीआरपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, तब जो है वो एनडीए का हिस्सा थी। साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 11 सीट पर चुनाव लड़ती है, 4 सीट आती है। और हम जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 4 सीटें आती है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और एनडीए को 125 सीटें आती हैं, और बिहार में सरकार बनाने के लिए 123 सीटें चाहिए। ये जो हम पिछले विधानसभा वाला आंकड़ा रख रहे हैं इस हिसाब से, लेकिन अब का जो स्वरूप है रोहित वो बढ़ा है एनडीए। अब एनडीए में चिराग पासवान की भी एंट्री है। लेकिन देखिए इसको ऐसे समझिए दिवांशु, 125 पिछले बार के का एनडीए का कुल वैल्यू था, लेकिन उसमें चिराग पासवान की उस 50 सीटों को तो जोड़ेंगे ना, जो कि जदयू का नुकसान था। तो जब 50 जोड़ते तो 75 हो जाता है, वो 75 हो जाता है। और चिराग पासवान खुद भी जो है पिछले बार उनको उतना नहीं मिला था कि नीतीश कुमार से जो उनकी एक तरीके से कहें कि जो अनबन थी या जो तकरार थी वो दूर हो चुका है। तो चिराग पासवान भी अब लड़ने वाले हैं 20-25 सीट पर। जीतन राम मांझी क्योंकि जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उतने पे उनको लड़ना है, और मुझे लगता है कि अंत में मुकेश सहनी को भी लाएंगे। और वो तो ठीक है। और मैंने एक और जिक्र, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीते चुनाव में रालोसपा उनकी पार्टी थी रोहित, और मैं देख रहा था जब आंकड़ा में उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने पहुंचाया था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई सीटों पर और खास शाहबाद वाले पूरे इलाके, और इस इलाके में जिस इलाके में साफ हो गई एनडीए उस इलाके में उपेंद्र कुशवाहा ने भी अच्छा खासा नुकसान जो है वो पहुंचाया था। और लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग हो, सब ताकत बनकर जब उभरेंगे तो तेजस्वी यादव की जो यात्रा, अब यात्रा पे आते हैं जहां से उन्होंने ये अपनी यात्रा प्रथम चरण शुरू कर दी। समस्तीपुर गए, दरभंगा गए, मधुबनी गए। समस्तीपुर पूरे लोकसभा में एक विधायक है, दरभंगा में पूरा एक विधायक है, मधुबनी में जो कमजोर कड़ी है उनकी उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और यही काम एनडीए कर रही है, और एनडीए अंदर खाने से कर रही है।
अपने विधायकों को आप कल्पना करिए कि किसी राज्य में साल भर बाद चुनाव हो और उस राज्य की सत्ता में काबिज जो दल है या जो गठबंधन है उसके विधायक गांव में अभी से हों। हाँ। और मुझे तो इतनी खबर है कि कई विधायक इंटरनली ये सीटों का तालमेल भी हो चुका है। चिराग पासवान तो प्रत्याशी के नाम ऐलान भी कर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं कार्यक्रमों में बोल दे रहे हैं कि भाई यही लड़ेंगे इनको। तो यानी कि ये इंटरनली ये सब कुछ तय हो चुका है देवांशु जी। और जो विधायक हैं या जो विधायक नहीं हैं, जो प्रत्याशी होने जा रहे हैं, वो सभी अपने अपने इलाके में जो है तरीके से कहें कि अभी से मोर्चा संभाल रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार के काम को, नरेंद्र मोदी के काम को बता रहे थे कि सरकार में जो दल होता है उसके लिए थोड़ा आसान होता है, मतलब डिलीवर कर पाना। अगर मान लीजिए किसी गांव की कोई समस्या है सड़क की, तो आप सरकार में उसको आसानी से बनवा सकते हैं, विपक्ष के लिए मुश्किल है। तो नीतीश कुमार जो घूम रहे हैं ना, वो इसी चीज़ को एक तरीके से कहेंगे रेखांकित करने के लिए जा रहे हैं कि उसी इलाके के तमाम विधायक वहाँ पहुँच जा रहे हैं, या जो प्रत्याशी जो नियर बाई कंटेस्टेंट थे पिछले चुनाव में उनको बुलाया जा रहा है, उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे फीडबैक लेकर एक रोड मैप तैयार हो रहा है। और आप देखिएगा, अभी एक छोटी सी बात ये बताता हूँ मैं आपको कि पहली बार बिहार में जब कोई नया डीजीपी मिला है बिहार को, तो 70 से ज़्यादा आईपीएस का तबादला हुआ है। ये पहली बार है बिहार में जब कोई मुख्य सचिव तुरंत बना हो और उसके बनने के 15 दिनों के अंदर लगभग इतने ही आईएएस अधिकारियों को तबादले किए गए हैं। तो काम में तेजी आए, रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि चुनाव है बस से कुछ दिनों में। और तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, ये वो बिजली का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों को, तो उनको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि जो जदयू, आरजेडी और जो दूसरे दल हैं उनके जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं वो नीचे रहें और नीचे जाकर के वहाँ पे चीज़ों को एक तरीके से क्लियर करते रहें। तो ये होगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो हमेशा से इंटरेस्टिंग ही रहता है। देखिए रोहित बोले कि ऐसा हो सकता है क्या, एनडीए मतलब कि जो 200 पार या 200 के करीब पहुंच सकती है, क्योंकि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के आने से कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। छोटा सा आंकड़ा, मैं डिटेल वीडियो इस मुद्दे पे बनाऊंगा, लेकिन देखिए 4 विधानसभा के चुनाव का हाल हम 2020 का बताएंगे आपको। एक दिनार सब उस वाले शाहबाद और उसके उस इलाके दिनारा विधानसभा का हाल बताएंगे, नोखा का बताएंगे, कुर्था का बताएंगे, और महुआ का छोड़ दीजिए, महुआ का हम फिर कभी बताएंगे। ठीक है, दिनारा में देखिए रोहित क्या हुआ था। ये जेडीयू के जय कुमार सिंह हैं, ठीक है, उम्मीदवार थे, 27,252 वोट आता है। राजेंद्र प्रसाद लोजपा के 51,313 वोट आता है। और राजेश सिंह जो रालोसपा के हैं उनको वोट आता है 18,363 वोट। और विजय मंडल जो हैं वो आरजेडी के हैं, उनको वोट आता है 59,541 वोट। ठीक है, और जीत जो है वो 82,000 करीब वोटों से 8,228 वोट से। हाँ, विजय मंडल आरजेडी वाले जीत जाते हैं। ठीक है, और टैली ग्राफिक्स भी चला रहे हैं। लोजपा और आरएलओएसपी का जो वोट बैंक अगर मिला दिया जाए, ये तकरीबन जो है वो 70,000 के करीब होते हैं। अगर ये वोट जय कुमार सिंह को मिलता तो विजय मंडल आरजेडी तो जीत का आंकड़ा समझिए कितना होता। और देखिए एक आनंद सिंह को बड़े हल्के में लोग लेते हैं। उनका एक बयान है कुछ दिन पहले जब ललन सिंह के से मिलने गए थे वो, तो देखिए हर लेवल पे फील्डिंग हो रही है। देखिए भूमिहारों में नाराजगी है, ये बातें हुई हैं, तो नीतीश कुमार आनंद सिंह गाँव पहुँच गए एक मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए हम साथ में हैं, आप लोगों के साथ है। देखिए यही बात आनंद सिंह ने ललन सिंह से मुलाकात के बाद कही थी कि आरजेडी 8 पर आ जाएगी। तो आनंद सिंह को लोग भले ही हल्के में नापते हों, लेकिन वो तो राजनीति में बड़ी समझ है उनको। और समझ को मैं ऐसे बताऊं कि उन्होंने 8-9 सीटें आरजेडी के लिए कही है ना, तो 8-9 तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने एक तरीके से कहें कि एक लाइन खींचने की कोशिश की है कि भाई कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, और सबको जब जोड़ते हैं ना, तो देखिए अगर ये जो आज फिलहाल जो गठबंधन है एनडीए का, अगर ये 20 में होता तो तेजस्वी यादव की आरजेडी का फिगर 30-35-40 पर होता। बिल्कुल। और इसी को एक तरीके से कहें कि स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है एनडीए। बीजेपी ने अपने लोगों को पहले कह रखा है कोऑर्डिनेशन बने, और उपचुनाव जब अभी होंगे बिहार में, जब भी घोषणा होती है 4 सीटों पर, आप इस उपचुनाव में के नतीजे देखेंगे तो आप समझेंगे कि एनडीए किस माइक्रो लेवल पर पहुंची हुई, पेनिट्रेट कर रही है, और क्या उसका असर जो है वो दिखने वाला है। एक चीज़ और है यहाँ पे एड ऑन कि जो शुरुआती वक्त में जेडीयू और बीजेपी में एक केमिस्ट्री दिखती थी, वो अब फिर से जो है वो दिखने लगी है। अब जल्दी में चलते हैं नोखा विधानसभा का जो है हाल देख लेते हैं। रालोसपा के उम्मीदवार थे अखिलेश्वर प्रसाद, उनको आता है 10,275 वोट। आरजेडी की अनीता देवी को आता है 65,690 वोट। और लोजपा के कृष्ण कबीर को वोट आता है 12,313 वोट। और जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी को आता है 48,018 वोट। ठीक है, और इसमें जीत जो है अनीता देवी की होती है, जीत का अंतर जो है वो 17,672 वोटों का होता है। लेकिन अगर रालोसपा के उम्मीदवार और लोजपा के उम्मीदवार का वोट
जोड़ दिया जाए रोहित, तो ये हो जाता है 22,588 वोट, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार नहीं वहाँ जीतते। बिहार थे। कुर्था में अब चलिए, देखिए जल्दी जल्दी में बता रहे हो, ये उस रीजन का बता रहे हैं जहां से एक बड़ी ताकत के तौर पर आरजेडी उभरी थी। ऐसी कई सीटें हैं। रालोसपा के पप्पू वर्मा को 16,158 वोट आया था। कुर्था में आरजेडी के बागी वर्मा को 54,227 वोट आया था। लोजपा के भुवनेश्वर पाठक को 20,509 वोट आए थे और जेडीयू के सत्यदेव सिंह को महज 26,417 वोट आए थे और अंतर जो है वो जीत का 27,810 था। लेकिन हार गए। यहाँ जीती कौन? तो आरजेडी के बागी वर्मा जीतते हैं। लेकिन अगर रालोसपा का वोट और लोजपा का वोट जेडीयू में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता 36,667 वोट, यानी कि करीब 70,000 वोट। 70,000 वोट आरजेडी के उम्मीदवार नहीं जीत पाते। ये पूरा जो आंकड़ा है ना 243 विधानसभा सीटों पर हम बहुत जल्द लाने वाले, लेकिन ये बस एक प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया। लेकिन 200 आंकड़ा एक नामुमकिन सा आंकड़ा नहीं है इस बार एनडीए के लिए। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है रोहित, एक तो केमिस्ट्री दिख रही है पुरानी वाली, और दूसरा चीज़ कि जेडीयू ने अपनी रणनीति को चेंज किया है। चेंज इस मायने में कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ये लगा होगा या उनकी पार्टी के आला नेताओं को कि जेडीयू से ही नेता निकलकर दूसरे दलों में धूम मचा रहे हैं, तो क्यों ना उन धूम मचाने वाले नेताओं को वापस बुला लिया जाए और जिनका फेस वैल्यू है क्षेत्रीय स्तर पर, उन नेताओं को फेस वैल्यू हो और वो बेरोजगार हो इस वक्त, उनको बुलाया जाए। तो उन लोगों को भाव दे रही है जेडीयू। और एक जानकारी इस वीडियो के अंतिम में आ गए हैं और आखिरी में हम यही देते हैं कि जो मेरे पास खबर आ रही है कि आनंद मोहन ने मुलाकात की है जहानाबाद से जो बीएसपी के उम्मीदवार थे अरुण कुमार, उनसे जो पूर्व सांसद थे, और कहा जा रहा है कि जेडीयू उनको बुला रही है हर कीमत पर और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही वो जेडीयू ज्वाइन कर ले। तो जेडीयू क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव भी है ना, वहाँ पे उपचुनाव भी है। सुरेंद्र यादव की सीट जो खाली हुई है, मनोरमा देवी लड़ाने की तैयारी चल रही है। सुरेंद्र यादव के बेटे लड़ेंगे विश्वनाथ, थोड़ा डैमेज हुआ है अशोक चौधरी के बयान से। तो बल एक भूमिहार नेता को ला करके देखिए, नीतीश कुमार को ही समझ में आ गया है कि उनकी पार्टी उन तक ही रह जाएगी। इसलिए वो अपने पार्टी का विस्तार चाहते हैं कि पार्टी उनके बाद भी कायम रहे, कोई बड़ा दल उनको एक तरीके से कह कि निगल ना जाए। इसलिए वो एक तरीके से फ्री हैंड दे रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, वो अभी फिलहाल जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हों। तो नीतीश कुमार की पूरी टीम जो है एक्टिव मोड में है और वो काम कर रही है। और ये काम जिस रफ्तार चल रहा है, मुझे लगता है कि जब 25 के चुनाव होंगे उसके पहले बिहार में कुछ बड़ा फेरबदल दिख सकता है, चाहे वो सीटों के तालमेल में हो, एनडीए के साथ कोऑर्डिनेशन में हो, जो पिछले बार जो नाराजगी थी चिराग पासवान से या उपेंद्र कुशवाहा से हो गई थी, उन सबको दूर करने की बात हो। ये सब दूर करके एक तरीके से शानदार तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश में एनडीए है और चाहती है कि नीतीश कुमार की जो विदाई है राजनीति के जीवन में, क्योंकि वो अंतिम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं 25 का, तो ये सब कुछ अगर होता है तो आप ये मान के चलिए कि उस शानदार विदाई हो, इसकी तैयारी में अभी से एनडीए और खास करके जेडीयू और बीजेपी लग गई है। और नीतीश कुमार की शानदार विदाई ऐसे होगी कि जब बिहार में एनडीए जो है, जब बिहार विधानसभा चुनाव साल 2025 हो तो 200 के करीब पहुंच जाए। सारी नीति और रणनीति जो है एनडीए की इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई दिख रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।